दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज जो दिलचस्प खेल देखने को मिला, पटना के उस ऐतिहासिक गांधी मैदान से देखने को मिला। वहां मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस खेल को देखने के बाद निश्चित तौर पर हतप्रभ रह गए होंगे। वो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। आज नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार में 26 मंत्रियों ने शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या लगभग बराबर ही है, केवल 4 का अंतर है। जेडीयू के पास 85 और भारतीय जनता पार्टी के 89 विधायक जीत कर आए हैं। तो कायदे से दोनों के मंत्री बराबर होने चाहिए थे, या एक आध कम ज्यादा हो सकते थे कि बीजेपी के 4 विधायक ज्यादा है तो चलो एक मंत्री ज्यादा बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जहां भारतीय जनता पार्टी से 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई, वहीं अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से केवल 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनके बेटे मंत्री बने, तो चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री बने। 19 विधायक है चिराग पासवान की पार्टी से, और जीतन राम मांझी की पार्टी से भी उनके बेटे ही मंत्री बने। सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के 14 मंत्री शपथ ले रहे थे, तो नीतीश कुमार भी अपने पार्टी के अंदर से चाहते तो 13 या 14 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला सकते थे। लेकिन 5-6 यानी लगभग आधा दर्जन कम मंत्री नीतीश कुमार ने क्यों बनाए? सामाजिक समीकरण साधने पर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक भी मैथिल ब्राह्मण को बिहार सरकार में जगह नहीं मिली, तो ऐसा क्यों हुआ? तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पिछली सरकार के कई मंत्री, मसलन सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार बबलू कैसे ड्रॉप हो गए, राजू सिंह कैसे ड्रॉप हो गए, राजू तिवारी जो लोजपा से थे उन्हें कैसे नहीं बनाया गया। ये तमाम चर्चाएं अपनी जगह है। सुनील कुमार पिंटू क्यों नहीं बने, संजय सरावगी क्यों नहीं बने, ये तमाम चर्चाएं अपनी जगह चल रही है। लेकिन चर्चाओं में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि नीतीश कुमार ने 8 मंत्री क्यों बनाए। और नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों की लिस्ट को अगर देखें, तो विजय चौधरी, अशोक चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, इन्हें तो मंत्री बनना ही था। जमा खान को मंत्री बनना ही था। बाकी 4 में देखें तो लेसी सिंह का भी मंत्री बनना तय था। मदन सहनी को भी मंत्री बनना था। नीतीश कुमार, श्रवण कुमार को भी मंत्री बनना था। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने केवल उन्हीं विधायकों को अपनी पार्टी से मंत्री बनाया जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से है और उनका मंत्री बनना तय था। लेकिन बाकियों को मौका क्यों नहीं दिया? कौन नहीं जानता है कि श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी ये मंत्री नहीं बनेंगे। इनके मंत्री बनने में कहीं से कोई डाउट किसी को नजर आ रहा हो तो बताए। किसी को डाउट नहीं था। सवाल ये उठता है कि पार्टी के जो विधायक जीत कर आए हैं, 85 विधायक, उन 85 विधायकों में तकरीबन 77 विधायक ऐसे हैं जिन्हें मंत्री पद का लाभ नहीं मिला है, मंत्री का ओहदा उन्हें नहीं मिला है। 78 के करीब विधायक ऐसे, 78 या 79। आखिर कारण क्या है कि उनमें से किसी को नहीं बनाया गया? दरअसल नीतीश कुमार इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के रुख को लेकर सशंकित है। नीतीश कुमार को यह पता है कि बीजेपी स्पीकर का पद मांग रही है, तो क्यों मांग रही है। नीतीश कुमार को यह पता है कि इस सरकार में 89 विधायकों वाली जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के स्टेटस के साथ भारतीय जनता पार्टी सदन में पहुंची है, वो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा खेल कर सकती है। उद्धव ठाकरे जैसा खेल कर सकती है। एचडी कुमारस्वामी के साथ जो हुआ वो खेल कर सकती है। कमलनाथ के साथ जो हुआ वो खेल कर सकती है। और चुनाव के बाद जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, वो तत्काल नीतीश कुमार के साथ नहीं हुआ, लेकिन उसकी संभावना खत्म नहीं हुई है, बल्कि और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तभी भारतीय जनता पार्टी स्पीकर के पद के लिए अड़ी हुई है। इन तमाम परिस्थितियों को भांपते हुए नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में जो जगह खाली रखी है, वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे वाली जगह ही खाली रखी है। बिहार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। लिहाजा अगर देखा जाए तो कितने लोग और मंत्री बनेंगे? 9 लोग। भारतीय जनता पार्टी 14 लोगों को मंत्री बना चुकी। 1 या 2 मंत्री उसके खाते से अधिकतम और बनेंगे। लेकिन जेडीयू के खाते से तो अभी 8 और मंत्री बन सकते हैं, 7 या 8 बन सकते हैं। जेडीयू ने इतनी जगह खाली रखी है, तो उसके कारण को समझना लाजमी हो जाता है। आखिर किसका इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्या आने वाले वक्त में बिहार की छोटी पार्टियों में कोई बड़ा ऑपरेशन होगा? क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी को यदि देखें, तो जल्द से जल्द वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के स्टेटस को हासिल करने के लिए बेताब है।
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के आने वाले वक्त में जनता दल यूनाइटेड में मर्जर करेगी। 4 विधायक उनके हैं। अगर वो पार्टी मर्जर करती है, क्योंकि उनके बेटे को जो मंत्री बने हैं दीपक प्रकाश, उन्हें एमएलसी भी बनना है। वो अभी सदन के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो उन्हें 6 महीने के अंदर बिहार में एमएलसी बनना है। एमएलसी बनाने लायक ताकत उनके पास है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का कार्यकाल भी 2026 के मार्च अप्रैल में ही खत्म हो रहा है। उन्हें भी राज्यसभा जाना है। जनता दल यूनाइटेड उनकी पुरानी पार्टी है। उसी पार्टी ने उन्हें पहचान दिलाई, उसी पार्टी ने उन्हें बिहार में पहली बार का विधायक होने के बावजूद विपक्ष का नेता बनाया और उसी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा था। उसी पार्टी ने उन्हें गवर्नर के कोटे से विधान परिषद में मनोनीत भी कराया था। मोटे तौर पर कहें तो उपेंद्र कुशवाहा का पॉलिटिकल रूट जेडीयू वाला है। और जिस तरह से मोदी शाह की जोड़ी ने सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया है, उसमें कुशवाहा राजनीति में अपने स्टेक को सम्राट चौधरी के बराबर रखने या उससे ऊपर ले जाने की किसी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जिंदा रखने के लिए उन्हें जेडीयू के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। उन्हें उस राजनीतिक कुर्सी टेबल की जरूरत होगी जिस राजनीतिक कुर्सी टेबल के अभाव में अभी दूसरों के रहमो करम पर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा गए हैं या 2-3 महीने बाद भी जाएंगे या उनके बेटे भी विधान परिषद जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें जनता दल यूनाइटेड के प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा यदि मर्जर करते हैं तो जेडीयू बीजेपी के बराबर ही आएगी। सवाल यह है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन इतने सारे मंत्री पद जो खाली रखे गए हैं, उन खाली रखे गए मंत्री पदों को किनसे भरना है, कहां से लोग जेडीयू लेकर के आएगी? क्या अपने निर्वाचित लोगों में से ही मौका देगी किसी को, या नए लोग जो पार्टी में एंट्री करेंगे? विधायक दल के अंदर कहीं से कोई दल बदल जैसी प्रक्रिया कानून सम्मत तरीके से यानी 2/3 तरीके से संपन्न कराई जाएगी, उससे आने वाले लोगों को मंत्री पद दिया जाएगा? यह सवाल बड़ा है। और जब बिहार में 80% बहुमत एनडीए को हासिल है, तो नीतीश कुमार को और विधायकों की जरूरत ही क्या है? सरकार तो 50% +1 पर भी बन जाती है, 122 पर भी सरकार बनती है, लेकिन 122 से 80 ज्यादा विधायक जब चुन के आए हैं, तब दूसरी पार्टियों के लोगों को अपनी पार्टी में लाने की जरूरत क्या है? दरअसल इस जरूरत को सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही समझते हैं। इस जरूरत से भारतीय जनता पार्टी अभी से बेचैन दिखती है, और बेचैन इसलिए दिखती है क्योंकि जो भी विधायक विपक्ष से जीत कर आए हैं, वो एक खास सामाजिक समीकरण से जीत कर आए हैं। इस प्रचंड लहर में भी जीत कर आए हैं, और उनके इलाके में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक आबादी है जिसका ठीक ठाक वोट उन्हें मिला है। जरा सोचिए, विधानसभा से जीत कर आए हैं, जमा खान मंत्री बन गए, लेकिन इस बात को कौन नहीं जानता कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार का मुसलमानों में जो भी समर्थन है वो पसमानदा वर्ग से है। लिहाजा गुलाम गौस क्यों नहीं मंत्री बने? निश्चित तौर पर गुलाम गौस को नीतीश कुमार मंत्री बनाएंगे। सवाल ही नहीं उठता है कि नीतीश कुमार पसमानदा राजनीति में अपना दावा छोड़ दें। पिछले विधानसभा की बात और है। पिछले विधानसभा में नीतीश कुमार की पार्टी इतना नीचे चली गई थी कि कम से कम सरकार संचालन में, सत्ता संचालन में, गवर्नेंस के मामले में भले ही उन्हें कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ा, लेकिन मंत्री पद देने, पोर्टफोलियो एलोकेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इन सब का ध्यान रखते हुए बहुत सारी चीजें नीतीश कुमार नहीं कर पाए वो जो करना चाहते थे। लिहाजा पसमानदा चेहरे को जगह दी जाएगी, ये तय है। उनके करीबी विधायक मंजीत सिंह को जगह नहीं मिली है। गोपालगंज की राजनीति में मंजीत सिंह की क्या अहमियत है और कैसे भारतीय जनता पार्टी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए उस पूरे सारण के इलाके में, गोपालगंज सिवान के इलाके में बीजेपी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए मंजीत सिंह की अहमियत है, इस बात को नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। कई सारे ऐसे दूसरे फैक्टर हैं। मसलन पटना के बाद सबसे ज्यादा विधायक, दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा जिला है पूर्वी चंपारण, वहां से मंत्री नहीं बनाए गए हैं। हालांकि उस जिले में एक सीट राष्ट्रीय जनता दल भी जीती है, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जीते हैं वहां से चुनाव। तो क्या भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल के साथ संबंधों की बुनियाद फिर से डाली जाएगी? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सियासी महत्वाकांक्षा कि जल्द से जल्द बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो,
घोषित तौर पर भले ही कुछ नहीं कहा जा रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार दीवार पर लिखी हुई सियासी इबारत को बहुत करीब से देख रहे हैं कि बीजेपी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया ताकि एकनाथ शिंदे प्रयोग के बाद ये मैसेज पूरे देश में ना चला जाए, चंद्रबाबू नायडू को ये मैसेज ना चला जाए कि अब अगला नंबर तेलुगु देशम पार्टी का है, आंध्र प्रदेश की सत्ता का है। अगले विधानसभा चुनाव तक चंद्रबाबू नायडू का भी हिसाब किताब करने की तैयारी है। ये मैसेज देने से बचने के लिए दिल्ली के 12 सांसदों का समर्थन बरकरार रखने के लिए तात्कालिक तौर पर नीतीश कुमार की अहमियत को समझा गया है और इस अहमियत में अगर बहुत लंबा भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को खींचकर साथ में ले गई तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटर्स जिस समुदाय से नीतीश कुमार आते हैं उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। बिहार के दोगुने से भी ज्यादा, तकरीबन 2.25 या 2.5 गुना बिहार की तुलना में वहां कुर्मी वोटर है। और अगर कुर्मी वोटर अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए, पीडीए अगर नए फॉर्मेट में दिखाई देने लगा तो कई सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। बिहार में जो 10,000 वाली स्कीम चली है, वो उत्तर प्रदेश में यदि 10,000 वाली स्कीम लाने की कोशिश हुई तो उसका बहुत फायदा नहीं मिलना है। अब क्यों नहीं मिलना है, जरा इसे समझते हैं। उत्तर प्रदेश में चूंकि अति पिछड़ा आबादी, ज्यादातर अति पिछड़ा और महादलित समुदाय के लोगों को ही ये पैसा मिला है, तो उत्तर प्रदेश में दलित समाज की एक पार्टी है और दलित समाज एक सोच के साथ वोटिंग भी करता है। उसमें पैसा बांटने से बीजेपी को कुछ बहुत खास लाभ मिलना भी नहीं है। रही बात अति पिछड़े समाज की, तो अति पिछड़ा समाज बिहार की तुलना में तकरीबन 9-10% यूपी में कम है। लिहाजा वहां कुर्मी समाज के वोटर्स के ऊपर, मौर्य समाज के वोटर्स के ऊपर एतबार करना जरूरी है और वो एतबार बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना जरूरी है। नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि यूपी में बीजेपी का मिशन पूरा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ सियासी खेल कर सकती है। लिहाजा नीतीश कुमार अब सियासी खेल करने से पीछे चूकेंगे, इसका ट्रेलर आज ही दिख गया कि वो चूकने वाले नहीं है। जेडीयू कोटे से तकरीबन आधा दर्जन या उससे भी ज्यादा मंत्री पद यदि खाली रखे गए हैं तो किसी राजनीतिक खेल के लिए खाली रखे गए हैं। क्या एनडीए के छोटे सहयोगी दलों में ही तोड़फोड़ की जाएगी? क्या विपक्षी गठबंधन को आने का रास्ता दिया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी को किनारे लगाया जा सके? 2013 में नीतीश कुमार ने यही खेल किया था। उस वक्त हालांकि उनके पास 115 विधायक थे और केवल 11 विधायक उन्हें और मिले और बहुमत के आंकड़े को उन्होंने आसानी से पार कर लिया। 122 पर बहुमत का आंकड़ा होता है और 126 विधायकों के समर्थन से नीतीश कुमार ने 2013 के जून में विश्वास मत हासिल कर लिया था। 122 के ऊपर अब 123 हो या 202 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुमत का आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा होता है, चाहे 1 ज्यादा हो या 80 ज्यादा हो। अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उस हालात में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का लंबे समय तक निभा पाना एक असंभव सा टास्क दिखता है। और जब यह टास्क असंभव दिखता है तो स्वाभाविक है कि भविष्य की राजनीतिक बिसात तो नीतीश कुमार तैयार करेंगे। बीजेपी को वो कह नहीं सकते थे कि कैबिनेट में आप अपनी जगह खाली रखें। और जो संवैधानिक व्यवस्था अब है, पिछले 2 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद से राज्यपाल के हाथ से भी, आज जैसे ही नीतीश कुमार ने शपथ ले ली मुख्यमंत्री पद की, राज्यपाल के हाथ से अब स्थितियां निकल गई। अब राजभवन के मार्फत बिहार में कोई खेल नहीं हो सकता, तय मानिए नहीं हो सकता। विधानसभा स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और सबसे महत्वपूर्ण होगी नंबर गेम की भूमिका। नंबर गेम नीतीश कुमार के पक्ष में तब तक दिखता रहेगा जब तक ओवैसी और महागठबंधन के विधायकों की संख्या 40 है और वो 40 उनके साथ है, तो एनडीए गठबंधन के अंदर जो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के स्टैंड के उलट फिलहाल 85 नीतीश कुमार के यानी जेडीयू के और 4 उपेंद्र कुशवाहा के जो 89 विधायक दिख रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, अगर ये नंबर एनडीए के अंदर कहीं तोड़फोड़ से, किसी संभावित खेल से ये नंबर 95 से 100 के बीच जाकर टिक गया तो तय मानिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कहने के लिए बीजेपी पहला कदम उठाए, इसका इंतजार नीतीश कुमार नहीं करेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नहीं है। अब नीतीश कुमार को फ्लोर पर डिस्टेबलाइज करने की किसी भी मंशा के साथ डिस्टेबलाइज नहीं किया जा सकता।
सत्ता को अस्थिर नहीं किया जा सकता। अस्थिर करने के लिए जो राजभवन के मार्फत खेल होता था, उस खेल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगा दी और नीतीश कुमार ने अगले राजनीतिक कदम के लिए जो मंत्रिमंडल में अपनी पार्टी का कोटा कम रखा है, थोड़ा इंतजार कीजिए और देखते जाइए कि ये कोटा भरने की प्रक्रिया क्या भारतीय जनता पार्टी को कोटा से ही हटा देने की प्रक्रिया में तब्दील हो जाती है। थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी हनीमून पीरियड चल रहा है सरकार का और सरकार के इस हनीमून पीरियड में भी गांठें साफ-साफ दिखाई देने लगी है। तो देखते जाइए, पहला सत्र तो होने दीजिए, पहले सत्र की प्रक्रिया देख लीजिए, फिर उसके बाद बहुत कुछ डिसाइड होता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।